दोस्तों नमस्कार, मैं राहुल पांडे। हमारे विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और जिस तरह देश में जो राजनीतिक घटना घटती है और देश में जो चुनावी माहौल है महाराष्ट्र और झारखंड में, तो उस मुद्दे को लेके आज हमारे साथ बात करने के लिए अनिल भाई पटेल हैं, जो जीएस समाचार में वरिष्ठ पत्रकार हैं और TV9 में भी काम कर चुके हैं। अनिल जी, पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। अनिल जी, आज के दिन भी बुलाया आपने, दिवाली के दिन। दिवाली के दिन आपके दर्शकों को शुभकामनाएं, अच्छी जाए दिवाली। मेरा पहला सवाल है अनिल जी, नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय एकता दिवस पर एक सब एक हैं सब सेफ है का नारा दिया है, तो क्या लग रहा है कि बटेंगे कटेंगे तर्ज पे ही ये नारा दिया गया है? बिल्कुल सही पकड़ा आपने राहुल, क्योंकि देखो बटेंगे कटेंगे जब ये बोलते थे तो एक विभाजनकारी वस्तु चीज़ होती थी, और कोई भी देश का पीएम अगर ऐसा बोलता है तो उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी जो छवि है वो ठीक रहती नहीं है। तब उन्होंने आज निकाला, बहुत लोगों के ध्यान में नहीं आया बात, उन्होंने स्पष्ट तौर पर ये कहा है कि अगर इस बार मैं बोलूँगा बट एक हैं तो सेफ हैं, तो इसका भी लोग गलत मतलब निकालेंगे। वो जानबूझ के उन्होंने कहा कि इसका गलत मतलब निकाला जाए और इसकी मेरी इस बात की चर्चा हो। नरेंद्र मोदी आज से नहीं, नरेंद्र मोदी 2002 से जानते कि नेगेटिव पब्लिसिटी कैसे लेनी है। जब उन पे दंगों का आरोप लगा और सब चीज़ें हुई, गुजरात में सीएम रहे, किस तरह एनकाउंटर हुए, उनको पता था कि नेगेटिव पब्लिसिटी, भले उनको अगर अमेरिका उनको वीज़ा नहीं देता है तो कोई बात नहीं, हम यहाँ से अमेरिका कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें उस समय वो माहिर हैं। लेकिन सवाल ये है कि आज राष्ट्रीय एकता दिवस था। राष्ट्रीय एकता दिवस यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती, 150वीं जन्म जयंती थी, तो क्या उनको ये सब शोभा देता था ये उस मंच का उपयोग करना? एक तो उन्होंने अर्बन नक्सल की बात की, नक्सलियों की बात की, सीधे और प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने वहाँ पर कांग्रेस की बात की, विपक्ष की बात की, उनको लताड़ा, ये सब ठीक है अपनी जगह पर, वो संदेश दिया ये वो, लेकिन वो देश एक करने वालों के लिए या उस व्यक्ति के लिए था जिसने रजवाड़ों को कन्विंस किया, और जो कन्विंस नहीं हुए हैदराबाद जैसे लोगों को, जूनागढ़ जैसे लोगों को, उनको किस तरह खदेड़ा। सवाल ये है कि आज के दिन चाहते तो वो एकता की बात कर सकते थे, उन्होंने राष्ट्रवाद की बात की, उन्होंने सबसे बड़ी हंसी आ जाएगी, आपने सुना हो राहुल, तो उन्होंने बोला कि नॉर्थ ईस्ट में मेरी बहुत अच्छी नीतियाँ हैं, हम लाभ पहुँचा रहे हैं, विकास कर रहे हैं। जब वो कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट की, तब आपको समझना चाहिए कि मणिपुर की क्या स्थिति है, वहाँ पर त्रिपुरा में क्या स्थिति है, वहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में क्या स्थिति है। आप ये बोल सकते हैं कि हम रोड बना रहे हो, तो कोई भी सरकार का काम है ना ये। हम अगर कोई सरकार को चुनते हैं, उनको वोट देते हैं या नहीं भी वोट देते हैं और आप जीत जाते हैं, तो हम टैक्स तो भर ही रहे हैं ना। जब हम टैक्स भरते हैं इसका मतलब वो सरकार के पास में वो संचित होता है, और उसका अलग अलग तरीकों से सरकार को विकास का काम करना है, लोगों को लाभ पहुंचाना है, यूँ कहें कि वेलफेयर स्टेट में कैसे खर्च करना है, चाहे वो हेल्थ की बात हो, चाहे रोजगारी के क्षेत्र में बात हो, चाहे डिफेंस के क्षेत्र में बात हो, वो हर चीज़ जिससे लोगों को लाभ हो सकता है वो सब चीज़ें आपकी करनी है। आप क्या कर रहे हैं? आप उत्सव कर रहे हैं, आप जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर अपनी जो प्रोपेगेंडा है वो चला रहे हैं, वो गलत बयानी कर रहे हैं, गलत भाषण कर रहे हैं। आज उन्होंने इसी के तर्ज पर राहुल ये कहा कि मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि एक हैं तो सेफ हैं। तो भाई सब एक ही है ना, आपको अलग अलग लगता है कि आपको बोलने की जरूरत क्यों पड़ी? राहुल मैं क्यों बोलूँगा कि राहुल बैठ जाओ, राहुल बैठ जाओ, राहुल बैठ जाओ, मतलब कि राहुल खड़े हैं इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है राहुल बैठ जाओ। या तो इसका मतलब आप समझते ही नहीं है कि देश में एक हैं, या किसी निश्चित उद्देश्य के साथ में आपको ये बोलना पड़ रहा है कि एक हैं तो सेफ हैं। तो भारत की बात कर रहे हैं क्या, एक हैं तो सेफ हैं? ये उसी की तरह बूमरैंग होगा जो बटेंगे कटेंगे। भैया एक तो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, भाई भाई, आपको पता है 5-7 साल पहले ये सब हम बोलते थे जोर जोर से और अलग अलग गेटअप करके खेलते थे। आज किसी स्कूल में अगर कोई बच्चा मुस्लिम गेटअप करके नमाज पढ़ता हुआ, एक्टिंग करता हुआ दिख जाएगा, तो वहाँ कुछ रेडिकल संस्थाएं, RSS VHP जैसे लोग वहाँ जाके हंगामा करेंगे, टीचर के साथ मारामारी करेंगे, स्कूल से माफी मंगवाएंगे कि आप कैसे गेटअप पहनवा सकते हैं। जबकि हम लोग तो यार इस परिवेश में बड़े हुए, कहते थे हिंदू मुस्लिम एक साथ पढ़ते थे, मस्जिद में भी हम पानी पीने के लिए गए हुए हैं, मुस्लिम बच्चे हमारे यहाँ तो मंदिर में सोने की चालियाँ उठो ही रहता था, वहाँ आते थे,
देखिए, कुछ बात को लेकर हिंदू और मुसलमानों में हमेशा थी, जो लोग ये समझते हैं कि मेरा धर्म बड़ा है, वो बोलेगा हमारा धर्म बड़ा है, तो क्लैश होना है। लेकिन अगर आप उसको स्पेस दोगे अपने धर्म में, तो वो भी आपको अपने अलग जगह पर स्पेस देगा। कुछ मतलब कुल मिला के पीएम साहब को चाहे कोई भी नारा दे, लेकिन अगर वो उद्देश्य एक निश्चित वर्ग को टारगेट करके उद्देश्य देते हैं, तो ये अभी भी ठीक नहीं। ये अभी भी अलग अलग तरीके से आपको बांट रहे हैं, हिंदू मुस्लिम बांट रहे हैं, यादव और जो नॉन यादव है वो अगर बांट रहे हैं, ओबीसी वर्सेस कोई और जाट बांट रहे हैं, जाट नॉन जाट बांट रहे हैं, या मराठा वर्सेस ऑल करने की कोशिश कर रहे हैं, या महार में भी और कुछ महार वर्सेस और कुछ कर रहे हैं, और पसमानदा और मुस्लिमों में भाग बटाई करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब हर जगह इनका जो माइंडसेट है वो बंटवारे की माइंडसेट है। उनको पता है कि जब तक हम बंटवारा ठीक से नहीं करेंगे, लेकिन इनका बंटवारा जो है वो उस बंटवारे को मंजूरी नहीं देता जिसमें बोलेंगे कि भैया जातिगत जनगणना कर लो। आप उस बंटवारे को मंजूरी नहीं देते हैं, लेकिन हाँ अपने हिसाब से अपनी सहूलियत से आप बंटवारा करेंगे और बाद में एक निश्चित वर्ग को कहेंगे एक हैं तो सेफ है। अनिल जी, मेरा दूसरा सवाल है कि महाराष्ट्र में महायुति क्या भाजपा और जो अजीत पवार के बीच में कहीं ना कहीं नवाब मलिक को लेकर कोई ठन गई है? देखिए, नवाब मलिक को लेकर तब से ये बात बिगड़ गई थी जब नवाब मलिक शरद पवार, मतलब पूरी एनसीपी एक थी। तब फडणवीस हों या बीजेपी के लोग कहते थे कि इनका डी कंपनी के साथ में इनका रिलेशन है, संबंध है। फिर वो अजीत पवार दादा के साथ आ गए, जमानत मिल गई। कहते हैं कि बीजेपी ने मिल के उनको जमानत दिलाई, और बाद में कल कहा गया कि सना मलिक को टिकट दिया जाएगा। अंत में उनको भी टिकट दे दिया गया। इस बात से जो बीजेपी की ट्रोल आर्मी थी उसको अब समझ ही नहीं आया क्या करें क्या, क्योंकि अब सीधे आया अप्रत्यक्ष रूप से तो वो बीजेपी के साथ ही हो गए। अब जो पार्टी अपने आप को हिंदुत्व की बात करती थी, टेररिस्ट फ्री और मुस्लिमों से मुक्त कराने की बात करती थी, अब उन्हीं का एक बंदा जो उनके साथ, आपको पता होगा उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर अंसारी जो थे, अतीक अहमद, उनकी मर्डर हो गई, और दूसरे जो थे उनका बेटा जो जेल में इनकी मृत्यु हो गई, उनका बेटा ओम प्रकाश राजभर में से एमएलए है। अब वो एनडीए के साथ है, मतलब एक, जबकि योगी आदित्यनाथ नहीं चाहते थे, उसी को लेकर विवाद भी हुआ था दिल्ली और लखनऊ के बीच में। ठीक उसी तरह से आप समझिए, यहाँ जिस बंदे पर बीजेपी आरोप लगाती है कि ये दाऊद के साथ है, आज वो आपके साथ हो गया, आपकी पार्टी जिसके साथ गठबंधन की उसमें से लड़ रहा है। इसलिए बीजेपी के वर्कर वहाँ कह रहे हैं कि भाई हम इनका प्रचार वहाँ करेंगे नहीं। अब शिवसेना ने भी, जो शिंदे की शिवसेना, उसने भी कह दिया कि हम प्रचार करेंगे नहीं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अब इन लोग ने कह दिया तो अजीत पवार के जो लोग हैं वो भी कहते हैं कि हम इनका प्रचार नहीं करेंगे, वहाँ कर हमारे व्यक्ति का प्रचार नहीं करते हैं। तो अब उससे भी बड़ी बात, इससे भी आगे निकल कर मैं आपको लेके बात करूं तो हंसी आएगी आपको। अब जैसे अब बात करके चले कि अमित यानी राज ठाकरे का लड़का, वो लड़ रहे हैं चुनाव। वहाँ बीजेपी ने कहा कि भाई इनको जीतना चाहिए। वहाँ बीजेपी और जाके वहाँ पर उन्होंने बताया कि भाई दो जो शिवसेना और एक जो है ये जीतने चाहिए यहाँ पर। अमित ठाकरे राज ठाकरे के पुत्र हैं। तो वहाँ जो है एकनाथ शिंदे ने अपने एक व्यक्ति को खड़ा कर दिया शिवसेना के रूप में, भाई तुम इसको हराओ। अब वहाँ बाकी सब परेशान है, वहाँ बीजेपी परेशान है कि अगर राज ठाकरे का बेटा हार गया तो बड़ी दिक्कत होगी। उसी तरह एकनाथ शिंदे ने आप कोंकण चले जाए वहाँ खड़ा रखा, विदर्भ में चले जाए वहाँ खड़ा रखा, थाने जाओ उनका क्षेत्र है वहाँ चले जाओ वहाँ खड़ा रखा। मतलब कम से कम 30-35 सीट इस तरह से सेटिंग की है कि वहाँ बागी आपस में एक दूसरे तीनों में लड़ रहे हैं। अब अमित शाह की दिक्कत ये है कि वो 152 सीट पे लड़ रहे हैं, चलो ठीक है कोई बात नहीं। शिवसेना की अगर हम बात करें तो शिवसेना 95-97 सीट पर लड़ रही है, शिवसेना एक वो, और जो दूसरी शिवसेना है उद्धव ठाकरे की वो भी करीब उतनी सीट पर लड़ रही है। जब शिवसेना अकेले लड़ती थी तो वो करीब 130-135 सीट पे, 129-24 से 35 सीट पे लड़ती थी। अभी दोनों मिला के अगर देखो, मतलब उद्धव की और एक मिलो दोनों शिवसेना की मिला के देखो तो वो करीब 160-165 सीट लड़ रहे हैं दोनों मिलके। कल उठ के अगर दोनों मिलके अगर मेजोरिटी में आए, अब ये समझो 180 सीट पे लड़ रहे हैं
180 95 190 सीट पर अगर दोनों मिला के 150 सीट में जीत लेते हैं तो फिर तो ना तो उनको बीजेपी की जरूरत है, तो एनसीपी की जरूरत है, ना तो पवार साहब की जरूरत है, ना किसी की जरूरत है। वो दोनों मिलकर बोलेंगे भैया ठीक है भाऊ, सॉरी उद्धव भाऊ मेरे से गलती हो गई, क्योंकि एक बंदे को टिकट नहीं मिली जो शिवसेना क्या बोलते हैं शिंदे के साथ थे, वो कल रोने लगे भी लग के कि हमने गद्दारी की थी इसलिए हमको भगवान ने फल दिया, इसलिए हम ऐसे। तो कल तो माफी मांग के उद्धव के पैर में पड़ जाएंगे कि भाऊ तुम ही सीएम आ जाओ। रास्ता वो उन्हीं के पास, मराठी मानुस है ना, तो फिर किस सबका पता साफ। लेकिन बीजेपी बहुत होशियार है, बीजेपी को पता है, इसलिए वो बीजेपी जो है वो क्या बोलते हैं जो अपक्ष बाकी लोग खड़े हैं उनको सेट करके रखी है, और उनको लगता है कि कल जैसे हमने उनको तोड़ा था बाद में इनको भी तोड़ा जा सकता है। सबसे बड़ी परेशानी अब जो है वो अजीत पवार के साथ में दिक्कत आ रही है। एक तरफ उन्होंने उनको टिकट दिया सब पे जाके, बीजेपी नाराज, शिवसेना नाराज, और दूसरी तरफ उनके जो चाचा हैं वो नाराज, उनके साथ में दिक्कत है। अस्तित्व का सवाल है अजीत पवार के साथ। अगर अजीत पवार नहीं कुछ करते हैं ठीक से, या कल उठ के हो सकता है, क्योंकि देखो जब तक ये सीएम थे ऐसा नहीं है कि पहले इनके साथ लोग नहीं थे। देखो पहले भी ट्राई हुआ शिवसेना को तोड़ने का, नारायण राय ने आप देख लो, लेकिन वो सीएम नहीं थे इसलिए लोग उनके साथ नहीं थे। अब दिक्कत क्या है, इनके एकनाथ शिंदे सीएम है इसलिए लोग उनके साथ है, कल को सीएम नहीं रहेंगे तो बीजेपी ने स्पष्ट इंडिकेट कर दिया कि भाई आप सीएम नहीं हो, आप सीएम नहीं हो तो लोग इनके साथ क्यों रहेंगे। अब इनकी जद्दोजहद ये है कि कम से कम बीजेपी की इतनी ही सीट आए जितनी हमारी, ताकि खिचड़ी बनी रहे और कल की मजबूरी हम सीएम की रहें। कहीं ना कहीं यानी महाराष्ट्र में ये जो तीनों लोग हैं अस्तित्व की अपनी लड़ाई में, अस्तित्व की लड़ाई, और खटराक भी इन्हीं में सबसे ज्यादा बाहर निकल के आ रही है। हाँ, हालांकि एक दूसरे से सुनने में आ रहा है, बात भी नहीं कर रहे, बात भी नहीं कर रहे हैं, रणनीति क्या कैसे लड़ेंगे उसके बारे में नहीं, सब अपने अपने इलाकों में प्रचार करने के लिए निकल गए हैं और अपनी अपनी बातें करते हैं। वहां महायुति की कोई बात नहीं करता। और सबसे बड़ी बात तो हंसी मुझे तब आ गई, कल आरएसएस के पास सीएम जो है वो क्या नाम है देवेंद्र फडणवीस बोर्ड लग गए। सुनो अभी नक्की तय हुआ ही नहीं, चेहरे पर लड़ना ही नहीं है, और बैनर वहां बड़े बड़े पोस्टर में लग गए कि सीएम कौन, देवा भाऊ हमारा सीएम। अब इनको लग रहा है कि जब देवा भाऊ सीएम क्या करेंगे फिर। अब सिंधे भाऊ परेशान है, सिंधे भाऊ डोरे डाल रहे हैं सब जगह, और सुनने में आ रहा है कि हो सकता है कि शरद पवार के साथ में खिड़की खोल के रखें, क्योंकि मराठा खुद भी हैं और मराठा वो भी हैं, और जो देवा भाऊ हैं वो तो 3% के खाली ब्राह्मण है वहां पर, समझो। तो हो सकता है कि कल उठ के ये उद्धव के साथ मित्रता ना करें, लेकिन वो चैन बना के रखे हुए हैं किसके साथ में, तो शरद पवार के साथ में। वो और बहुत बड़े खिलाड़ी हैं वो, यानी कुल मिला के महाराष्ट्र में रोमांचक भरा, यानी रोमांचक भरा। लेकिन सबसे देखो बड़ी बात ये कि बीजेपी जो है बहुत होशियार, उसके पास में पूरी कवायद है। कवायद करने का मतलब उसके पास वो मेहनत कर रही है। देखो अलग अलग जगह पर बाईपोलर कैसे किया जा सकता है, मल्टीपोलर की जगह पर कैसे हम हटाए जाते हैं, उसके लिए माइक्रो प्लानिंग कर रही है। भले प्रचार में नहीं जा रहे हैं वहाँ अमित शाह और ये, लेकिन उनका जो सोशल इंजीनियरिंग जिसको कहते हैं, बैकग्राउंड से पूरी तरह से पूरा वो अपनी बूटी कैसे लाल कर रहे हैं, वो सबसे बड़ा वहाँ वो समझना पड़ेगा। और इस क्षेत्र में अभी देखो तो महाविकास आघाड़ी का कोई कदम आगे दिखता हुआ या प्रचार में या कैसे, हाँ उद्धव ठाकरे अकेले लड़ते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दूसरा कोई चेहरा इनके पास नहीं है। लेकिन कौन से मुद्दे ले जाते हैं, क्या गुजराती वर्सेस मराठी वाला मुद्दा ले जाते हैं, क्या बेरोजगारी उद्योग वाला ले जाते हैं, कौन सा आइडिया क्लिक होता है, वो सबसे बड़ी देखने वाली बात होगी अभी तो। अनिल जी, जिस तरह से कांग्रेस ने हरियाणा में जो गलती की थी वो लग रहा है महाराष्ट्र में वो दोहराने जा रही है। देखिए आपको बता दूं, अभी जिस तरह से कांग्रेस ने किया उद्धव के साथ में, वो जरूर से आपको ऐसा लगेगा कि भाई दिल्ली हाईकमान तो ठीक है, वो बेचारा कर ही सकता है, बात करा सकता है आप लोगों की बैठा के, लेकिन नीचे सब कुछ ठीक हो उसकी जवाबदारी जो लोकल लेवल के सेनापति होते हैं उनकी होती है। अब कांग्रेस का आप लिस्ट देखें, कांग्रेस ने 24-25 लोगों को ऐसे टिकट दिए जो जिनका जमीनी कोई है ही नहीं, वो कोई शुगर मिल का मालिक है, कोई चले जाओ तो कोई बड़ा उसका फार्म हाउस बहुत अरबपति है, कुछ लोगों को दिया है जो अच्छे हैं। उसी बात की नाराजगी जो है वो राहुल गांधी ने अपनी बैठक में की थी, बावजूद इसके उन्होंने किया। और कई जगह पर कैसा किया है कि आपको पता तो सांगली में महागठबंधन ने अपना उम्मीदवार उतारा, यानी शिवसेना ने अपना उतारा, वहां पर कांग्रेस का एक बंदा अपक्ष में लड़ा और जीत गया।
बाद में कांग्रेस ने कहा यार वो तो अपक्ष में नाराज था, हम क्या कर सकते थे। उससे बड़ी बात क्या हुई कि उसने कांग्रेस को समर्थन भी दिया। अब ये समझिए जो बंदा, मतलब बात ये आता है शिव सैनिक बोलेंगे ना उद्धव ठाकरे के लोग कि सर हमने इनको देखो लोकसभा में मदद की, हमारे जो वोट शेयर इनके में गए, लेकिन जब इनको देने आ रहे हैं तो हमको नहीं मदद कर रहे हैं। उम्मीदवार के सामने अपक्ष उनके उम्मीदवार को खड़ा करते रहे कांग्रेस, और कांग्रेस कुछ कर नहीं पा रही है उनके लिए। वो या उनको समझाए भाई अगर कांग्रेस के लोग खड़े हो रहे हैं तो जवाबदारी कांग्रेस की है, राहुल गांधी की। बोले उनको जाके भैया राहुल गांधी बोल रहे हैं, अब बैठिए आप, या राहुल गांधी को व्यक्तिगत करना चाहिए, भैया गठबंधन धर्म निभाना पड़ेगा, लेकिन कांग्रेस ये कर नहीं रही है। आपको बता दूं कि राजू पारुलेकर करके एक पत्रकार हैं, बड़े पत्रकार, उनकी मैं बात करूं, उनको मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, कि वो एक समय वो भी फोटोग्राफर थे, उद्धव ठाकरे भी। उनसे मैंने बात की कि क्यों हुआ भाव, क्यों ऐसा हो रहा है ये सब आपकी। उन्हें कहा कि मैं तो कहना चाहता हूँ कि ये चीज़ हो रहा है, लेकिन वहाँ सुनेगा कौन। तो उसने उदाहरण बताया जो आप बोल रहे हो। बोलो देखो इसमें हरियाणा में जो एजेंसी कांग्रेस के लिए सर्वे कर रही थी, उस एजेंसी को अमित शाह ने हाईजैक कर लिया पैसे देके, और वहाँ गलत चीज़ें करवाई, उनसे गलत रिपोर्ट दिलवाया। ये बात मुझे यहाँ पता चल गई, और ये मैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और हाईकमान को बताना चाहता था, लेकिन किसको बताऊं, कौन ऐसा माध्यम है जिससे बात करूं मैं, बात ही में कन्वे नहीं कर पाए उनको। हाँ, आज भी उनकी बात नहीं पहुंच पा रही है। आज भी कांग्रेस के साथ में यही दिक्कत है कि देखो अब प्रियंका गांधी भी आ जाएंगी, राहुल गांधी भी सही चीजों में, राहुल गांधी देखो ऐसे उनका एक कैसा छाप बनाया जा रहा है कि वो जनता के नेता हैं, जनता के बीच में जाते हैं, लेकिन जनता के नेता के पास में अगर इस तरह की इनपुट नहीं जा पाएगी तो वो कैसे अपना जो रणनीति वो बनाएगा, कैसे काउंटर अटैक करने के लिए करेगा, या कैसे अपना बचाव करेगा। तो बहुत सारी चीजें वहाँ कांग्रेस के साथ, या कांग्रेस ऐसा कर रही। देखो इसके अंदर ये बात तो कह सकते हैं कि जो शरद पवार है उनका विश्वास आप नहीं कर सकते। शरद पवार भले बोलते हो कि वो वहाँ के चाणक्य हैं, लेकिन उनका अदानी के साथ भी दोस्ती है। कैसे? उन्होंने पुस्तक लिखी थी, आपको पता है अदानी से कैसे उनकी मित्रता है, ये वो, लेकिन उनको उस समय लिखना चाहिए था कि तब का बंदा है ऐसा, अब का बंदा नहीं। अब देखिए अदानी क्या कर रहे हैं, अदानी के पोर्ट पे से ड्रग्स मिल रहा है, अदानी क्या कर रहे हैं, इजराइल से जो हथियार ला रहे हैं और या नाम बना के, मतलब नाम बदल के भारतीय जो हमारे संरक्षण विभाग उसको बेच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पूरा नैरेटिव आप सेट कर रहे हो अदानी को लेकर, कि अदानी को ये किया, अदानी को लाभ दे रहे हैं, और आपका सीएम क्या कर, रेवंत रेड्डी क्या कर रहा है, 100 करोड़ रुपए का चेक ले रहा है, उसका फोटो वायरल हो रहा है। दूसरा, बहुत अच्छे मित्र हैं जमन चाचा अदानी जो हैं वो शरद पवार के यहाँ चले जाते हैं। मतलब एक फोर्स, मतलब आप समझिए कि एक तरफ राहुल गांधी धक्का मारने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ तो दो लोग और धक्का मारने, धक्का तो सब लगा रहे हैं, लेकिन गाड़ी वहीं के वहीं, और राहुल गांधी का पूरा अभियान है, उसका हवा ये लोग निकाल रहे हैं, मेहनत पे यानी पानी फेर दे रहे हैं। सवाल तो यही है कि राहुल गांधी अकेले कितना करेंगे। आपको राहुल गांधी को बैकअप के लिए आपके पास सेकंड टीम आपके पास तैयार होनी चाहिए, जो उनकी विचारधारा हो। जैसे राजू पारुलेकर बार बार ये आरोप लगाते हैं कि जैसे वहाँ पर गड़बड़ियाँ हुई, यहाँ पर भी गड़बड़ियाँ होंगी, क्योंकि अधिकारी उनके हैं, उनका। और उन्होंने उदाहरण दिया कि जिस तरह से एक बंदा शिवसेना का हार गया, 45-46 वोट थे, उसमें वो अधिकारी सबसे करप्ट अधिकारी थे। अब वो बोलता कि 42 ने से 4200 से जिता दूं, बोलो वो बोलता तो 4200 से भी जीत सकता था। सवाल यही है कि आप कैसे मूवमेंट को लेके जाते हैं। इस पूरी कड़ी में उनका कहना है कि पूरी कड़ी में जो सबसे कमजोर दिख रही है वो अभी भी कांग्रेस दिख रही है। कहते हैं कि बीजेपी ने कांग्रेस का जो कैंडिडेट पसंद किया है, अगर इसमें भी अगर कांग्रेस हारती है या यहाँ पर महाविकास आघाड़ी हारती है, तो मान के चलिए कि कांग्रेस इसके लिए जवाब देगी। अनिल जी, चुनाव आयोग ने 1600 पन्नों का विपक्ष को पूरा वो दिया है, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? देखिए, पूरे चुनाव आयोग ने जो पूरे हरियाणा इलेक्शन में सवाल उठाए थे, सवाल पूछे थे, कई दिन से उनसे पूछा जा रहा था भाई आप जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। तो अरुण कुमार अग्रवाल आखिरकार सामने आए और 1600 पन्ने, 1-2 नहीं, 5-10 नहीं, 1600, और उसमें लिखा क्या है, आपके आरोप गलत हैं, आप जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, आप हमारे पे आरोप लगा रहे हैं, हम संवैधानिक हैं, हमारी बात तो गोल्डन वर्ड है, यही बात। लेकिन जो बेसिकली उन्होंने आरोप लगाए थे कि आपका जो ईवीएम था वो 99% चार्ज सुबह तक कैसे था। अगर 20 तारीख को इलेक्शन थे तो 23 तारीख को मतगिनती थी, तो फिर 23 तारीख को 99% कैसे रहा।
और आरोप ये था कि वही जिसमें 99% था उन्हीं में बीजेपी को क्यों ज़्यादा मिली है, क्या कोई टेक्निकली उसमें उन्होंने सीधे तौर पे ये आरोप नहीं लगाया कि ईवीएम हैक हो गया। पूरे जगह पे देखो उन्होंने आरोप लगाया कि आपके अधिकारियों ने ऐसे किया, आपके अधिकारियों किसी प्रेशर में थे, आपके अधिकारी जो है उन्होंने ठीक से गिनती नहीं होने दी, प्रेशर बना के रखा, ये किया वो किया, ये सब। उस पर जवाब नहीं दिया कि भैया टेक्निकली चीज़ में कैसे पॉसिबल है कि 99%। आलतू फालतू चीज़ें बोली और धमकाया कि आप गलत बयानी कर रहे हैं, आप ये नहीं। भैया सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो उसी तरह की कहानी है जब मैं लोगों से कहता हूँ कि आपको कैसे मिसगाइड किया जाए और कैसे मूल चीज़ों का जवाब न देकर अगल बगल की बातें की जाए, वो बातें इलेक्शन कमीशन कर रहा है। और ऐसी बात नहीं है देखो कि इलेक्शन कमीशन पर हर देखिए 21 मार्च 1950 तब हमारे इलेक्शन कमीशन का वो हुआ, जन्म हुआ। उस दिन हमारा इलेक्शन कमीशन बना इसलिए कि भी हम बनाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि तब से लेकर 2014-15 तक कभी इलेक्शन कमीशन पर आरोप नहीं लगा कि ईवीएम है कि हाँ, आरोप किस पे लगते थे? डीएम ने धांधली करवाई, लेखपाल ने धांधली करवाई, मंत्री कहने पे अधिकारियों ने ये किया वो किया। लेकिन इलेक्शन कमीशन ये कर रहा है सुनियोजित तरीके से, उस पर कभी आरोप लगा नहीं। सबसे पहले आरोप जो लगा वो लगा 2018 में सुनील अरोड़ा पर कि भी अपने कुछ चीज़ों पर ठीक से कंट्रोल नहीं किया, ये किया वो किया। उसके बाद सब कंटिन्यू राजीव कुमार अग्रवाल पर। उसके पहले आप मुझे बता दो, हाँ आप ये आरोप लगा सकते थे जेएम लिंगदो पर, ये बोलते थे नरेंद्र मोदी नाम लेकर, जेम्स माइकल लिंगदो, मुझे याद है वो इलेक्शन देखो आगे पीछे करवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं, वो करवा रहे हैं। लेकिन ईवीएम में धांधली करवा रहे हैं तो नहीं। मतदान में प्रतिशत इस तरह से बढ़ा देने, पता चल रहा है कि 5 बजे या 7 बजे 57%, 9 बजे नहीं, 9 बजे आरोप लगे थे, लेकिन इस तरह से नहीं लगे। नहीं, इस तरह से बिहारी वाजपेयी ने भी हालांकि ईवीएम पे सवाल उठाए, ईवीएम पे लगाए थे, इलेक्शन कमीशन पर नहीं उठाए। कभी ये संवैधानिक इलेक्शन कमीशन गड़बड़ी कर रहा है या जवाब नहीं दे रहा है, कभी इलेक्शन कमीशन पे आरोप नहीं लगे। आडवाणी जी ने भी लगाया था कि ईवीएम में देखो धांधली हो रही है, ईवीएम में धांधली हो रही है, समझे ना आप, इसको बदलना चाहिए। और जीवीएन नरसिम्हा राव पूरी पुस्तक लिख डाली थी, लेकिन आज वो सब पलट गए क्योंकि उनके लाभ के लिए सब हो रहा है। सवाल ये है कि पहली बार हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन में सीधे तौर पर लोगों का विश्वास कम होता जा रहा है। हमारा इलेक्शन कमीशन देखो देश की विश्व की सबसे बड़ी लोकशाही होने के नाते हम इलेक्शन कैसे कराते हैं एक साथ, ऐसे ये विश्व में सबसे बड़ा उदाहरण था। हमारा इलेक्शन कमीशन दूसरे अफ्रीकन देश में जाके इलेक्शन कराता है, कंडक्ट कराता है, उनको ट्रेनिंग देता है। और आज क्या आप कर रहे हो? पाकिस्तान का एक इलेक्शन कमीशन सर बाहर आके उसने कहा था कि हमने गड़बड़ी कराई थी, उसने रिजाइन कर दिया, माफी मांगी और जेल जाने की उसने तैयारी बताई, वीडियो आपने देखा होगा। लेकिन क्या आज हमारे यहाँ लोगों में नैतिक ताकत है भैया? जब इतने और सबसे बड़ी बात हंसी तो मुझे सर इलेक्शन कमीशन से ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट पर आती है कि सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं देख रहा है ये सब चीज़ें, हाई कोर्ट क्यों नहीं देख रहा है? जब लोग गए तो हाई कोर्ट ने निकाल दिया। अरे भाई उनको सुनो तो, उनकी बात में दम नहीं है, ये बात की बात है। जब वो कह रहे हैं कि 220 विधानसभा पर है तो आप क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? टेक्निकली एलन मस्क जब कह रहा है, जो विश्व का सबसे धनिक आदमी, टेक्नोलॉजी में नंबर 1 आदमी, जो टेक्नोलॉजी समझता है कि इसमें गड़बड़ी हो सकती है, उसके बावजूद भी आप क्यों हैं, क्यों अटके पड़े उसी चीज को लेके, क्यों आप ये सब करने पे तुले हुए हैं, क्यों लोगों का विश्वास भंगन कर रहे हैं? होगा ही। देखिए सर, सुप्रीम कोर्ट आपका नहीं सुनेगा, इलेक्शन कमीशन ठीक है नहीं सुनेगा, लोग नहीं सुनेगा तो क्या होगा? तब लोग रास्ते पर आएंगे। आप जनता की नहीं, जनता के जनादेश का नहीं, जनता के जनादेश का आप आदर नहीं करेंगे तो फिर जनता आपको मार के भगाएगी ना सर। आप क्या चाहते हैं ये हो? आप क्या चाहते हैं कि जिस तरह बांग्लादेश में या दूसरी कंट्री में हो रहा है कि लोग, क्योंकि आप उसका जनादेश का जो अपमान करेंगे, आप इस तरह धांधली करेंगे तो क्या होगा? तो ये सबसे बड़ी जो बात है राहुल, वो बहुत खतरनाक है कि हम जिस दिशा में जा रहे हैं वो घातक स्थिति में हमको लेके जा रहा है। आप भले कितना भी भाषण दें, लेकिन जब आप उनके व्यक्तिगत या उनकी बेसिक नीड को पूरा नहीं करेंगे, उनके लिए खाली 5 किलो राशन से क्या सोच रहे हैं कि लोग आबाद हो जाएंगे? फिर आप कहेंगे कि हमने 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकाल दिया, तो कोई आपकी बात मानेगा? आपको ज़रूरत है 10 रुपये की, रोज़ आपको मैं 2 रुपया दूँ और बोलूँ देखा राहुल को मैंने तो रोज़ 2 रुपया देता हूँ, अभी गरीबी से बाहर है, तो क्या वो माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। लोग इसी से कूद रहे हैं, देखो लोग बोल नहीं रहे हैं। और यही कारण है कि आपको क्या लगता है कि जो 2019 से 2024 तक इन्होंने किया, लोगों ने ऐसे इनको 240 में नहीं ला दिया,
लोगों को पता था कि ये हमारी आर्थिक समस्याओं का निवारण इनके पास नहीं है, इनके पास केवल हिंदू मुस्लिम करने का निवारण है, और वो बटेगा कटेगा को ये एक है तो सेफ है कह सकते हैं। लेकिन सभी संवैधानिक जो संस्थाएं उनके कब्जे में हैं, अधिकारी इनके कब्जे में हैं, अधिकारी दबाव में हैं, और इसलिए ये जो है बेहद घातक परिस्थितियों में हमको धकेलता जा रहा है। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, और आपको फिर से एक बार दिवाली की खूब खूब शुभकामनाएं। आप सेफ रहें और मिठाई जो भी हैं अच्छी खाएं, और पटाखे जब बच्चे जलाएं तो आप उनके साथ में रहें। नमस्कार।